स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर और आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, आज जो है नीट वाले विद्यार्थी, नीट अर्थात जो मेडिकल एंट्रेंस वाले जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार मेडिकल का एग्ज़ाम देंगे और उसके अलावे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड साथ में जेई वाले विद्यार्थी भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। यानी कि आपके सामने मनोज सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं स्पेशलिस्ट नीट वाले विद्यार्थियों के लिए, तो ध्यान देंगे। एवं साथ में सीबीएसई एवं बीएसई के जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार 11th एवं 12th में गए हैं, वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हें भी किसी अगले साल, किन्हीं को उसके बाद वाले साल में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे विद्यार्थी ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। कोई पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का मास जो है कैपिटल M दिया हुआ है। कहता है मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। किसमें मूव कर रहे हैं मेरे बच्चे? हॉरिजॉन्टल सर्किल में, है ना, क्षैतिज वृत्ताकार रूप में वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो पार्टिकल्स जिसका रेडियस जो है, यानी उस सर्किल का जो रेडियस है, वो रेडियस दिया हुआ है मेरे बच्चे r, कैपिटल R, विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है? किस स्पीड से? तो v स्पीड से वो क्या कर रहा है? उस हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है। कहता है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू ए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। यानी ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, यही आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये पार्टिकल से इसका मास m। कहता है इस पॉइंट से ये मूव करके जब वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाता है। कौन सा पॉइंट में मेरे बच्चे? अपोजिट पॉइंट में। कौन सा पॉइंट में? अपोजिट। यानी यहां से चला, इसके जस्ट कहां पहुंच गया? अपोजिट। और स्पीड क्या है इसका? b। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इट्स, अब आपसे कर रहा है इट्स, ऑप्शन दिया हुआ है मोमेंटम डज नॉट चेंज, यानी उसका मोमेंटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बी नंबर है मोमेंटम चेंज बाय 2mv। क्या मोमेंटम चेंज करेगा? चेंज करेगा तो कितना से? तो कहता है 2mv से। सी नंबर में कहता है काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय mv², और डी में कहता है मेरे बच्चे नन। ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। आइए देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। ये है, आपको निकालना है इसमें, यानी इसके अकॉर्डिंग, यानी मोमेंटम को डिनोट करते हैं मेरे बच्चे P से। अब P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। निकालना क्या है हम लोग को? तो चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा P इक्वल टू, है ना, P2 माइनस P1। अब यहाँ पर का मोमेंटम और यहाँ पर का मोमेंटम, तो P2 उसका भी मास m, वेलोसिटी भी माइनस, और यहाँ पर का भी मास और वेलोसिटी सेम m भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है मेरे बच्चे, इसका डायरेक्शन इधर है। तो माइनस और माइनस ये हो गया माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा 2mv। यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया मेरे बच्चे? तो मोमेंटम चेंज कर जाएगा कितना से? 2mv से। यानी राइट आंसर हो गया इसका बी। यानी मोमेंटम डज नॉट चेंज, यानी मोमेंटम चेंज नहीं करे, तो नहीं, ये गलत है। मोमेंटम चेंज करेगा तो कितना से करेगा? 2mv से। काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय mv², तो काइनेटिक एनर्जी mv से नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग सिंपली जो है ना, इसमें देख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? मोमेंटम कितना चेंज कर देगा? 2mv से। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में कहता है द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इफ इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज 5%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, नीट वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स। कहता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो कहता है निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का, आपको निकालना है इफ इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 5%। यदि हम मोमेंटम को कितना से इंक्रीज कर दिए हैं? तो 5% से इंक्रीज कर दिए। तो आइए देखते हैं हम लोग नाउ, ध्यान से। तो हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये दिया हुआ है मोमेंटम आपका दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या होता है देखिए, तो रिलेशन होता है मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी और उसमें, तो P²
बाई 2m इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग मोमेंटम में, जब हम लोग मोमेंटम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच, वो आता है p²/2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मास तो यहाँ पर मेरे बच्चे कांस्टेंट है, यानी कि क्या चीज़ से हो गई है, p² से। किससे? p²। तो अब क्या कहता है कि मोमेंटम कितना से इंक्रीज कर गया, तो 5% से। इसका मतलब ये जो 5% है वो 10% से कम है। कितना से कम है मेरे बच्चे? 10% से। तो कोई भी चीज़ अगर 10% से कम है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सीधे जो पावर है वो आगे आता है। आइए देखिए डेल्टा p/p, तो डेल्टा p/p तो 2 × अब कितना परसेंट है मेरे बच्चे, तो 5%, तो 5 दूनी 10। ये वाला फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब कोई भी बॉडी का परसेंटेज इंक्रीमेंट 10% से कम होता है या 10% तक होता है, तब हम लोग सीधे इसके रिलेशन से निकालते हैं। अगर p²/2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा ये जो p² है, चूंकि मास तो कांस्टेंट है, यहाँ मास से कोई मतलब नहीं है, p² से मतलब है, तो p² का जो पावर है वो आगे फैक्टर के रूप में चला जाता है, यानी आगे हो जाता है, तो हो जाता है 2 और चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा p/p, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 डेल्टा p/p एंड 2 × डेल्टा p/p आपका दिया हुआ है कितना परसेंट, 5%। यही आपका परसेंटेज आपका दिया हुआ है 2 × 5% 10%, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी नंबर 10%। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में ध्यान से देखिए मेरे बच्चे क्या दिया हुआ है। देखिए कहता है 2 बॉडीज ऑफ मासेस ma एंड mb, 2 बॉडी है उसका मास दिया हुआ है, एक का ma और दूसरे का mb। कहता है हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका, इक्वल। कहता है द रेशियो ऑफ दियर मोमेंटा इज, फिर देखिए वही चीज आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी और उसमें एक रिलेशन जो होता है वो होता है p²/2m, इसीलिए p² इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चे, 2mke, इसलिए p इक्वल टू क्या हो गया, 2mke। अब काइनेटिक एनर्जी तो चूंकि इक्वल है, देखिए यहाँ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे बच्चे, इक्वल है ना। तब क्या हो जाएगा देखिए तो, है ना, तो मास से यहाँ पर हमको मतलब है, तो हो जाएगा p1/p2 इक्वल टू √2ma/2mb, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा आपका √ma और mb, यानी आपका सही आंसर कौन हो गया, सी नंबर, √ma, है ना, और ये आपका अनुपात रेशियो √mb, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, सी नंबर। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे मेरे विद्यार्थी, इससे पहले 3 प्रॉब्लम हम लोग देखें नीट से जुड़ा हुआ, चौथा नंबर 4 नंबर हम लोग देखते हैं। आइए कहता है एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम है क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज, ऑप्शन दिया हुआ है पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, सी में दिया हुआ स्केलर, डी में दिया हुआ नन। आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इस ऑप्शन के अनुसार क्या है, पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, स्केलर है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स, कि वेक्टर को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। वेक्टर को कितने भाग में, 2 भाग में, 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो एवं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या कहते हैं उसको हम लोग, पोलर वेक्टर। जैसे एग्जांपल इसका, तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब हमारे पोलर वेक्टर है। लेकिन एक्सियल वेक्टर जिसमें रोटेशनल इफेक्ट्स हो, कौन सा इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, एंड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका डायरेक्शन होना चाहिए बाय राइट हैंड स्क्रू रूल से। अभी देखिए यहाँ पर, तब उसका एग्जांपल क्या था, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है, रोटेशनल इफेक्ट को दर्शाता है, और इसका जो एक्सिस होता है
वो एलोंग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, यानी राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग उसको निकालते हैं। आइए 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। नीट वाले विद्यार्थी एकदम विशेष रूप से ध्यान देंगे एवं सीबीएसई बीएससी वाले विद्यार्थी भी इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे मेरे बच्चे। आइए समझते हैं 5 नंबर। कहता है इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्किल, कोई बॉडी है, यदि कोई बॉडी है, कहता है वो मूव कर रहा है किसमें, सर्किल में, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ आर, विथ ए कांस्टेंट स्पीड भी, और उसका स्पीड कितना है भी है, कांस्टेंट स्पीड क्या है भी है, मीटर पर सेकेंड। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, ओमेगा से। और ये एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी जो होता है मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये होता है ना v इक्वल टू ओमेगा आर, जो भी बाई आर, और भी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और वहीं से हम लोग प्रूव करते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर, यानी ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो v स्क्वायर बाई आर ये नहीं होगा, v स्क्वायर इंटू आर ये भी नहीं होगा, सी v बाई आर, v बाई आर, यानी राइट आंसर क्या हो गया आपका सी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी v एंड रेडियस r। ये फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर से। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में कहता है व्हेन ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कोई फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। कैसे लग रहा है वो मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर लग रहा है। कहता है व्हेन ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, देन v is constant, a is constant, kinetic energy constant, ना। फोर्स को कांस्टेंट किया गया, यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ना। और कैसे लग रहा है उसका, तो ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल के परपेंडिकुलर आपका लग रहा है, तब उसमें कहता है क्या कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो देखिए फोर्स का एक रिलेशन होता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कहता है फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स जीरो नहीं बोल रहा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल रहा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या कांस्टेंट होगा आपका, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, यानी ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डी आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर से। नाउ 7 नंबर प्रॉब्लम देखिए मेरे बच्चे, 7 नंबर कहता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज, यानी कि आपको निकालना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच, तो ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, किसके बीच, तो कॉन्वेक्स लेंस के बीच। दिया हुआ है ऑप्शन में मेरे बच्चे 2f 4f 0 और f। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच, वो होता है मेरे बच्चे 4f होता है। क्या होता है, 4f होता है, ध्यान में रखेंगे। थ्योरी में इसको प्रूफ किया जाता है मेरे बच्चे, थ्योरी में से प्रूफ करते हैं, है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये थ्योरी भी है। यानी मिनिमम डिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट यानी रियल ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच कितना होता है, 4f होता है। 8 नंबर में कहता है इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, इफ द फाइनल इमेज इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी, उसका जो फाइनल इमेज है वो कहाँ रखा गया, उसको इन्फिनिटी पर रखा गया, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज, तब उसका मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना है किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा
सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ना, d/u, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, d/u। और उसके अलावे अगर उसको इन्फिनिटी पर रखा गया है तो au इक्वल टू क्या होता है, f में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें है कंडीशन कि आपका दिया हुआ है 25/f, 25/d, f/25, 1 + 25/f। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उसको लोकेट कहाँ गया है, इन्फिनिटी पर, तो हो जाएगा 1 + d/f, क्या हो जाएगा 1 + d/f। और d आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 25, यानी हो जाएगा 1 + 25/f। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 1 + 25/f। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा 9th नंबर का था, इफ ए लेंस ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर। कोई लेंस है ग्लास का बना हुआ, ग्लास का लेंस है ना, उसका वैल्यू म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, उसको शिफ्ट किया गया है एयर से वाटर में। वाटर का वैल्यू है दिया हुआ है म्यू का वैल्यू 4/3, कहता है देन एज, तब क्या होगा, fa इक्वल टू 4fw, fw इक्वल टू 4fa, fw इक्वल टू fa, fw इक्वल टू 8fa। तो देखते हैं हम लोग इसको, है ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे कैसे निकालते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे इसको, है ना, एक फॉर्मूला आप लोग लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ग्लास लेंस दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ उसका पहले निकाल लेंगे। एयर पहले किस में, एयर, तब न गया वाटर में, तो पहले एयर का निकाल लीजिए। तो एयर का म्यू का वैल्यू μg/μa -1, और इतना को एक वैल्यू मान लीजिए मेरे बच्चे 1 के मान लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इतना टर्म को हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए। अब आपका दिया हुआ 1/fa इक्वल टू μg का वैल्यू दिया हुआ 3/2, और एयर का म्यू का वैल्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 1, इसलिए 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना हो गया आपका के, बोलना, इसलिए 1/fa इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू के। अब हम लोग निकाल लेंगे किसमें शिफ्ट किया है, ये वाटर में, किसमें शिफ्ट किया है, ये वाटर में शिफ्ट किया है, वाटर में शिफ्ट किया है। देखिए वाटर का देखिए ध्यान से, 1/fw इक्वल टू 1/fw, तो हो जाएगा μg/μw -1 इंटू के, इसलिए 1/fw इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4/3 -1 इंटू के। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, देखिए तो हो जाएगा 1/fw इक्वल टू 9/8 -1 इंटू के, तो ये हो जाएगा 1/fw इक्वल टू 1/8 इंटू के। अब दोनों को हम लोग डिवाइडेबल कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा fw है ना, fw/fa, तो ये निकल जाएगा मेरे बच्चे, है ना, 1/8, 8 चल गया ऊपर, के से के कैंसिल, और ये आया आपका, है ना, कितना आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 2, 1/2, 2 4 दूनी 8, यानी fw इक्वल टू हो जाएगा 4f, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, fw इक्वल टू 4fa। ऐसे भी ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर हम किसी भी ग्लास वाले लेंस को एयर से वाटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ होता है वो भी शिफ्ट कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो कितना टाइम्स हो जाता है, तो 4 टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, इसलिए fw इक्वल टू 4fa। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आई शोन इन फिगर, फिगर दिया हुआ देखिए, ये लेंस है, ये फिगर में क्या है बच्चे, ये लेंस है। लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दोनों का फोकल लेंथ क्या है, f है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा,
है ना। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया, यानी हॉरिजॉन्टल से इसको काटा गया है। तो हॉरिजॉन्टल से काटा गया तो ध्यान दीजिएगा इसके फोकल लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं तो ये हो जाएगा आंसर आपका ए, यानी आंसर हो जाएगा एफ। नाउ 11th नंबर हम लोग प्रॉब्लम को इस प्रकार देखते हैं। देखिए कहता है द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। आपसे पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का। तो हम लोग डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फार्मूला से। किससे निकालते हैं, फार्मूला से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका m-1 l पर पावर -3 t पर पावर 4 a पर पावर 2। अभी इसको जस्ट हम लोग दिखाते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ से f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r²। इसको बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्ब्स फोर्स। कहाँ से निकालते हैं हम लोग मेरे बच्चे, कूलम्ब्स लॉ से। अब एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो, है ना, ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए तो हो जाएगा q1 q2 बटे 4 पाई f/r²। अब सबका लिख देंगे डायमेंशन तो हो गया 80 डिवाइड बाय 4 पाई, यानी संख्या का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हो जाएगा m/2, आइए हो जाएगा l²। तो हो जाएगा मेरे बच्चे देखिए तो m-1 l पर पावर -3 t पर पावर 4 a पर पावर 2, ये आपका हो गया डायमेंशन। क्या हो गया मेरे बच्चे, ये आपका डायमेंशन। अब हम लोग चलते हैं 12th नंबर में। किसमें, 12th नंबर में। देखिए ध्यान से, कहता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आपको रेशियो निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज, यानी Fe बटे Fg, Fe बटे Fg आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, Fe बटे Fg। तो आपको निकालने के लिए किसके लिए निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए दे दिया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो Fe का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r², और Fg का फॉर्मूला होता है gm1 m2 बटे r²। दोनों को रेशियो करेंगे तो r² से r² कट जाएगा। g का वैल्यू मालूम है, मास इलेक्ट्रॉन का मालूम है, डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10 पर पावर 43। अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ टू चार्जेज 1 कूलम ईच आर प्लेस्ड 1 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। कहता है फोर्स बिटवीन देम इज, आपको फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, यानी चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला वही है मेरे बच्चे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10 पर पावर 9, 2 चार्ज पार्टिकल 1 × 1, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो 1000 गुने 1000, 1 2 3 4 5 6, ये कट गया, आ गया 3, यानी हो जाएगा 9 × 10 पर पावर 3 न्यूटन, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 9 × 10 पर पावर 3 न्यूटन। अब है आपका 14 नंबर। 14 नंबर हम लोग इस तरह से निकालते हैं। 14 नंबर को इस तरह से निकालते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए मेरे बच्चे। 14 नंबर को कहता है पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पॉइंट चार्ज Q है, इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कोई क्यूब है, क्यूब के एक कॉर्नर पर रखा हुआ है। ये देखिए क्यूब, ये देखिए क्या है मेरे बच्चे, क्यूब। ये देखिए क्यूब आपका हमने बना लिया क्यूब। इस क्यूब के कॉर्नर 8 गो कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर। तो कहता है क्यू चार्ज प्ले एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए, एज इसका एज तो दिया हुआ है, ये जो एज है वो क्या है, ए। देन द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द क्यूब फेसेस, इसका
प्रत्येक फेसेस में निकालना है, यानी कॉर्नर 8 भी है और फेसेस देखिए इसमें 6 फेसेस है, एक 3 पैरेलल और 3 इसका परपेंडिकुलर। अब इसमें ध्यान देना है कि कौन पैरेलल और कौन परपेंडिकुलर। 3 फेस जो इसका है जिधर से कॉर्नर है, कॉर्नर का 3 फेस जो इसका पैरेलल है, तो हो गया आपका, निकालना है आपको फ्लक्स, तो फ्लक्स हो गया फाई ई है ना, और होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि कॉर्नर है तो इसलिए हो गया है ना 8 से मल्टीप्लाई, और फेस इसका जो है 6 है, लेकिन पैरेलल फेस इसमें कितना है, तो 3 ही पैरेलल फेस है, जिसमें एज है उसमें पैरेलल फेस कितना है 3 है, परपेंडिकुलर को नहीं लेना है, पैरेलल फेस को लेना है। तो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा फाई ई Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/24 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/24 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/6 भी है मेरे बच्चे, 1/6 एप्सिलॉन नॉट ये होता है इच फेस, क्यूब के प्रत्येक फेस पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसके सेंटर पर, Q बाई जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है सेंटर पर, और Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट वो होता है सिर्फ कॉर्नर पर। लेकिन ये कह रहा है कि क्यूब ऑफ एज ए देन द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द क्यूब फेसेस, यानी कॉर्नर और फेस दोनों को लेना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था मेरे बच्चे मेडिकल के लिए इवेंट और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आपका मनोज सर